तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी आपका एग्जाम आने वाला है, यूपीपीसीएस की बात करें या फिर एआरओ की बात करें, या फिर अगर मेंस एग्जाम दे रहे हैं, यूपी रिलेटेड कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं तो उसमें करंट अफेयर बनता है। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इट इज गोइंग टू बी अ सीरीज। एक छोटी पर्टिकुलर वीडियो नहीं है, बहुत बड़ी वीडियो होने वाली है, बहुत बड़ी सीरीज होने वाली है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या है कि सेमीकंडक्टर यूनिट इन यूपी हुआ क्या है कि 3700 करोड़ रुपए का एक डिस्प्ले ड्राइवर चिप प्लांट वो किया गया है। कहाँ पर? जेवर में। अब बताऊंगा भी जेवर कहाँ पर है, थोड़ा बने रहिए। ठीक है। सो ये क्या हुआ है, इसमें दो कंपनी काम करेंगी। इंडिया की तरफ से एचसीएल काम करेगी, और जो वियतनाम एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन जॉइंट वेंचर। तो ये क्या होने वाली है, ये पूरे इंडिया के अंदर एक सेमीकंडक्टर मिशन चलाया जा रहा है, दैट इज अ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इसमें ये जो है जेवर में ये 6 होगा, लाइक पूरे इंडिया के अंदर 6 होगा। लेकिन हम जेवर की बात करें, हम बात करें यूपी की, तो फर्स्ट इन यूपी है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है, तो आप बता सकते हैं कि जेवर में इसको बनाया जा रहा है। लोकेशन देख लेते हैं इसकी, क्योंकि हम इमेज से ज़्यादा याद रखते हैं। देखिए ये दिल्ली है, उसके पास एक गाजियाबाद, नोएडा, बुलंदशहर। तो ये दिल्ली से इधर की तरफ आप आएंगे, यमुना वे एक्सप्रेस की तरफ साइड में है। तो ये जेवर आपको यहाँ पर पड़ेगा। जेवर का आपने सुना भी होगा एयरपोर्ट। तो ये आप याद रखिए कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जा रहा है। अब बात होती है कि इसका स्ट्रेटेजिकल इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए इसकी क्या है, तो फर्स्ट सेमीकंडक्टर प्लांट इन यूपी, पहला है यूपी का है, ठीक। फिल्स क्रिटिकल गैप इन इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक वैल्यू चेन। क्या सेमीकंडक्टर हम लोग जानते हैं, हर एक इलेक्ट्रॉनिक में काम चाहिए होता है। चाहे हम डिस्प्ले की बात करें, फोन की बात करें, गाड़ी की बात करें, कहीं पर भी इलेक्ट्रॉनिक का सामान होता है तो उसमें आपको सेमीकंडक्टर चाहिए होता है। अब क्या है कि 30% पूरी दुनिया का चाइना से आता है, बाकी में डिपेंडेंसी है। हम किसी और, खासकर हम कोविड में देखा था, तो उसको ये चीज़ हमारे घर में खुद बनेगी तो हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो बूस्ट मेक इन इंडिया प्रो, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ प्लान लेगा तो ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट भी होगी, एंड रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी। तो हमें जो इंपोर्ट करना पड़ता है वो कम होगा। सी बैक्ड बाय द यूपी सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2024 फॉर द मैन्युफैक्चरिंग इंडिपेंडेंस, राइट। तो ये चीज है। फिर बात आती है कि नॉर्थ इंडिया की, जो अपना नॉर्थ इंडिया है, उसकी लार्जेस्ट फिल्म सिटी कहाँ पर है, वो आपको नोएडा में देखने को मिलेगी। आई थिंक इट इज इन, हाँ, ये सेक्टर नंबर 21, 21 नंबर में ग्रेटर नोएडा में, और ये यमुना एक्सप्रेस वे के साइड में है। इसमें कितना बनेगा, इसमें जो है ये टोटल 1000 एकड़ का प्लान है। और जो फर्स्ट जो फेज है, फेज 1 के अंदर 203 एकड़ का बनेगा। 1500 लगभग करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो याद रखिए, इसमें आता है। इसका बेनिफिट, इसमें कुछ गवर्नमेंट बेनिफिट भी दे रही है, सब्सिडी भी प्रोवाइड कर रही है। जैसे अगर आप रीजनल लैंग्वेज में फिल्म बनाते हैं तो 50% सब्सिडी आपको मिल सकती है। रीजनल लैंग्वेज का मतलब, अगर आपकी अवधी है, ब्रज में, बुंदेली या फिर भोजपुरी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में बनाते हैं तो 50% गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। अगर आप हिंदी फिल्म बनाते हैं तो 25% गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी, 2 करोड़ तक करेगी। ऐसा नहीं है कि पूरा ही ज्यादा वो करे। हाँ, इसमें वो भी चीजें हैं कि 50% शूटिंग इंडिया में, यूपी में होनी चाहिए, 2/3 होनी चाहिए, इस तरह से कई सारी चीजें और भी हैं। वेब सीरीज के बाद 50% कॉस्ट लेगी, 10 लाख रुपए तक की पर एपिसोड। और ये है, ये काम का नहीं है, बस बेसिक जानकारी होनी चाहिए, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं कि लोकल इंडिया, अगर लोकल यूपी बंदे को आप हायर करेंगे एज़ एक्टर, उसको अलग से बेनिफिट मिलेगा, उसको बहुत ट्रेनिंग का सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना आपके लिए काफ़ी है। फिर आता है नेक्स्ट करंट अफेयर, बफर में सफर योजना। ये क्या चलाई गई है, बफर में सफर योजना। देखिए आप लोग सुना होगा, नेशनल पार्क होते हैं, ये कोर जोन होता है, ये बफर जोन होता है, ये ट्रांजिशन जोन होता है, राइट। तो क्या है कि जो बफर जोन है, बफर जोन में जो ये वाला पार्ट है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए जो कोर एरिया है वो तो ये वाला पार्ट चला गया, राइट। तो कोर एरिया के अंदर तो कोई भी चीज अलाउड नहीं होती है, लाइक बहुत ही ज्यादा इसको देखना पड़ता है। ऐसा कोई नहीं है को, अगर आपको जाना है, साइंटिस्ट रिसर्चर्स ही अलाउड है, और परमिशन के बाद ही जाएंगे। लेकिन यहाँ है कि जो बाहर की पेरिफेरी बफर जोन है, वहां पर हम क्या कर सकते हैं, वहां पर इतना मूवमेंट नहीं होता है। लेकिन बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं जो नेचुरल वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं। सो यही है कि न्यू इको टूरिज्म इनिशिएटिव बाय द यूपी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म इन टाइगर रिजर्व बफर जोन। तो टाइगर, जो टाइगर रिजर्व का बफर जोन होता है, वहां पर टूरिज्म प्रमोट करने की बात की जा रही है। इसका बेनिफिट क्या होगा, लोकल कम्युनिटी इंपावरमेंट होगा, क्योंकि जो वहाँ पर लोग रहते हैं उन्हें कहीं ना कहीं जॉब मिलेंगी, इंप्लॉयमेंट मिलेंगी, पैसे मिलेंगे, काम करने को मिलेगा, और कंजर्वेशन को बेनिफिट इसमें होगा। वो वाली बात लगे करे ना करे, हाँ, लाइक नुकसान पहुंचाते हैं वाइल्ड लाइफ को जाके, बट हाँ, कहीं ना कहीं लोग अवेयरनेस भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर कुछ नेशनल पार्क में इसमें चल लागू किया जाएगा। एक आध दुधवा टाइगर रिजर्व, तो दुधवा टाइगर रिजर्व हो गया, पिलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया, या फिर इसके साथ आता है कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये तीनों न्यूज में है। और ये बताऊंगा, एक दो करंट अफेयर और भी आएगा, तो प्लीज इन तीनों को याद कर लेना, मैं भी दिखाऊंगा अभी मैं। सो यहाँ पर स्टेलाइज 97 1917 में दुधवा नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व को वो किया गया था। 2008 के अंदर पिलीभीत टाइगर रिजर्व को। और और जो कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पर क्या है, गैंगटिक डॉल्फिन आपको देखने को मिलते हैं, घड़ियाल देखने को मिलते हैं, और वेटलैंड इकोसिस्टम आपको देखने को मिलेगा। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
देखो ये दुधवा नेशनल पार्क यहाँ पर है, और किशनपुर यहाँ पर भी ज़्यादा लीजिए, और यहाँ पर आता है कतरनी घाट, ठीक है? और आई थिंक आपको इतना ही याद करने की ज़रूरत है, बाकी 4-5 चीज़ें याद कर सकते हो और भी अच्छा रहेगा। जैसे यहाँ पर गंगा है, यहाँ पर नेशनल चंबल है, और रानीपुर है, चंद्रप्रभा है, और कलमपुर है, और यहाँ पर था वाल्मीकि नगर। तो ये एक्चुअली क्या है, ये यूपी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो हमें ये सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। एक बार देख लीजिएगा उसको। फिर आता है प्रोजेक्ट अलंकार। देखिए अलंकार क्या था? सो एजुकेशन रिफॉर्म इनिशिएटिव लॉन्च इन 2021, 2021 में जो एजुकेशन कॉलेजेस जो स्कूल हैं, सीनियर सेकेंडरी वाले स्कूल हो गए, तो वहाँ पर क्या करा गया कि 35 इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्क सेट किए गए थे कि हमारे जो स्कूल्स होने चाहिए, उसको ये लेवल होना चाहिए, और उसको अचीव करने के लिए प्रोजेक्ट अलंकार चलाया गया था। सो एम्स टू 100% कंप्लायंस विद 35 इंफ्रास्ट्रक्चर बेंचमार्क्स, कवर्ड 2441 गवर्नमेंट सीनियर स्कूल्स। तो 2441 जो है लगभग 2500, मान लीजिए 2400-2500 जो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, उनको 35 बेंचमार्क को अचीव करने के लिए ये बनाया गया था इंफ्रास्ट्रक्चर को वो करने के लिए। इसका बेनिफिट क्या हुआ अलंकार का? देखिए 23% एनरोलमेंट इंक्रीज़ हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें तो। प्राइमरी अटेंडेंस जो है 11.5 बढ़ी है, और अपर प्राइमरी की बात करें तो लगभग 10% बढ़ी है। ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो चीज़ इंपॉर्टेंट थी। वर्ल्ड टर्टल डे 2025, देखिए है क्या, जो हम बात करें कि हर साल 23 मई को हम वर्ल्ड टर्टल डे सेलिब्रेट करते हैं। इसका क्यों सेलिब्रेट करते हैं? टू क्रिएट एन अवेयरनेस, कि लोगों को जानकारी हो, नुकसान ना पहुंचाएं, वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए, ठीक है? सो 23rd मार्क वर्ल्ड टर्टल डे, हाईलाइट यूपी लीडरशिप इन टर्टल कंजर्वेशन। क्यों है? इंडिया होस्ट 30 फ्रेश वाटर टर्टल स्पीसीज। अगर हम बात करें पूरे भारत में 30 आपको फ्रेश वाटर टर्टल देखने को मिलेंगे। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसमें पानी जो होता है वो खारा नहीं है, नमक वाला नहीं है, मतलब 6 पीपीटी तक हम इसको अलाउड करते हैं। जैसे रिवर का हो गया, लेक का हो गया, तो आपको ये फ्रेश वाटर मिलते हैं, जो आप पी सकते हैं पानी, सिंपल सी लैंग्वेज में। तो ऐसे 2 तरह ना कि सोल्ट वाटर होते हैं और जो फ्रेश वाटर होता है। तो 30 पूरे इंडिया में 30 टर्टल्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें से 15 सिर्फ यूपी में पाए जाते हैं। तो अपने उत्तर प्रदेश के अंदर 15 टर्टल पाए जाते हैं, तो उसके लिए यूपी का एंगेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। सो ऑल प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है? सो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अंदर ये शेड्यूल्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, इन चीज़ों के लिए। तो शेड्यूल नंबर जो 1 है, वो क्या करता है? ये प्रोवाइड करता है हाईएस्ट डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है? अब बात आती है कि इसमें यूपी का क्या इनिशिएटिव रहा है। देखिए सारा टर्टल सेंटर बनाया गया था, जो कवर कंजर्व लगभग 3300 टर्टल सिंस 2017। तो 3300 टर्टल सेव कर लिए 2017 से हम बात करें। रिलीज इनटू गंगा टू मेंटेन रिवर इकोसिस्टम, पार्ट ऑफ नमामि गंगे प्रोग्राम के थ्रू बनाया गया था। तो सारनाथ टर्टल सेंटर बनाया गया था। फिर आता है कि पिलीभीत टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें तो एंटी ट्रैफिकिंग प्लान लॉन्च ऑन वर्ल्ड टर्टल डे। तो एंटी ट्रैफिकिंग मतलब लोग ट्रैफिक करते हैं, लोग बेचते हैं एक दूसरे को ले जाके, तो उसको रोकने के लिए बनाया गया था। आइडेंटिफाई द सेंसिटिव जोन बाय वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, सो न्यू टर्टल कंजर्वेशन सेंटर बीइंग एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिवर माला। तो ये सब चीजें हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड इन रोड कंस्ट्रक्शन। देखिए अभी क्या हुआ है कि यूपी गवर्नमेंट ने रोड इतनी जल्दी बनाई, एक दिन के अंदर ही, कि 2 रिकॉर्ड बना लिए। कहाँ की बात करें? देखिए 2 रिकॉर्ड बनाए गए 24 आवर्स के अंदर, मतलब 1 डे, इट इज़ लाइक 1 डे। क्या है? 10 किलोमीटर क्रैश बैरियर कंस्ट्रक्शन, मतलब क्या है कि 10 किलोमीटर कैरियर क्रैश बैरियर बनाया है एक दिन में। ऐसे ही 34.24 34.24 किलोमीटर लेन बिटुमिनस कंक्रीट रोड बनाई है एक दिन की बात करें। और ये कोई अभी तक किसी ने नहीं बनाया है, इसलिए अगर आप उसको देखेंगे रिकॉर्ड भी हुआ है, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये शामिल हो गया है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हो गया है, और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के अंदर भी ये रिकॉर्ड जो है इसको लिख लिया गया है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, याद रखेंगे इसको अभी। कैंपेन टू इरेडिकेट चाइल्ड लेबर बाय 2027। देखिए बात ये की जा रही है, गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव चलाया है कि 2027 तक हम चाइल्ड लेबर, जो मतलब बच्चों को काम के लिए मजबूर किया जाता है, उसको खत्म कर देंगे। सो कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइड कैंपेन लॉन्च्ड, ठीक है? स्पेशल अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे फॉर द वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। तो जून 12 जो होता है, 12 जून को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। उसके लिए
हम लोग प्लान किया है कि 2027 तक यूपी के अंदर हम लोग खत्म कर देंगे। फोकस ऑन एजुकेशन, अब उनको खत्म कैसे करेंगे? एजुकेशन देना पड़ेगा, और जो लोग काम कर रहे हैं उसमें बच्चे काम कर रहे हैं वो रिहेबिलिट करना पड़ेगा। एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, अब क्यों काम कर रहे हैं? बिकॉज़ पैसे की प्रॉब्लम है, लाइवलीहुड नहीं है, तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड हम लोग प्रदान करने की कोशिश करेंगे। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो 4560 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं 2025-26 के लिए टू अपग्रेड रोड टू रिलीजियस साइट्स। तो रिलीजियस साइट का मतलब क्या होता है? जहां पर लोग रिलीजन के लिए जाते हैं और पिलग्रिमेज के लिए जाते हैं, कुछ श्रद्धा होती है वहां पर जाते हैं। तो कितने हैं? 4560 करोड़ रुपए दिए गए हैं रिलीजियस साइट्स को कि रोड इंप्रूव करने के लिए। 272 प्रोजेक्ट टारगेटिंग साइट विद 5 लाख एनुअल विजिटर्स। तो ये टारगेट है कि अगर किसी भी साइट पे 5 लाख से ज्यादा लोग टूरिस्ट आते हैं तो उसमें लगभग 272 प्रोजेक्ट आइडेंटिफाई किए गए, उनको कनेक्ट किया जाएगा। कहाँ पर फोकस रहेगा? अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट और प्रयागराज। तो ये सिटीज़ का नाम याद रख लीजिए, कभी-कभी पूछ लेते हैं कि कौन-सा नहीं है, क्या है। सो अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, चित्रकूट एंड प्रयागराज ये रहेंगे। सो वाराणसी आप लोग जानते हैं, इसमें घाट्स हैं, काशीनाथ टेम्पल है, सारनाथ बुद्धिस्ट साइट है और बेचू कैंपस है, इसलिए फेमस है। मथुरा वृंदावन आप जानते हैं, कृष्ण जन्मभूमि है, बांके बिहारी टेम्पल है, इस्कॉन टेम्पल है, राधा रानी मंदिर है। चित्रकूट की बात करें तो रामघाट है, कमतगिरी है, भारत मिलाप मंदिर है, हनुमान धारा है और सती अनुषा आश्रम है। सती अनुसुईया आश्रम, मैंने ये चित्रकूट विज़िट नहीं किया है अभी तक, तो कभी देखेंगे। फिर आता है कि शाही जामा मस्जिद डिस्प्यूट क्या है? शाही जामा मस्जिद डिस्प्यूट कहाँ पर है? देखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, हुआ क्या था कि लोकल कोर्ट ने, यहाँ पर डिबेट चल रही थी कि मंदिर से मस्जिद से पहले मंदिर हुआ करता था और आई थिंक बाबर ने आके इसको तोड़ दिया और मंदिर को मतलब तोड़ने के बाद बना दिया ये शाही जामा मस्जिद। तो उसके ऊपर डिबेट उठी, लोगों ने बात करी, तो क्या हुआ, लोकल जो कोर्ट था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। फिर लोगों ने पिटीशन डाली इसके अगेंस्ट कि ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि नहीं, इसकी सर्वे होना चाहिए, ये इसका बैकग्राउंड है। सो इलाहाबाद हाई कोर्ट अपहेल्ड ट्रायल कोर्ट डिसीजन टू सर्वे द मॉस्क। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला कि हाँ, सर्वे कराओ, क्या दिक्कत है? सो पिटीशनर क्लेम साइट वाज ओरिजिनली श्री हरिहर टेम्पल। तो ये बोल कुछ जो पिटीशन जो डाली है ना, बोलते हैं कि ये हरिहर टेम्पल हुआ करता था, अब उसकी जगह मॉस्क बना दिया गया है। मॉस्क प्रोटेक्टेड अंडर द एंशिएंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट 1904। तो ये जो है मॉस्क है प्रिजर्व मॉन्यूमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट आता है वो आता है वर्शिप एक्ट ऑफ 1991। क्या है ये 1991? देखिए, हुआ क्या था कि आप एक चीज़ सोच के देखो लॉजिकली कि कोई भी साइट है, परमानेंट तो कुछ भी नहीं है। आज मंदिर है, कल मस्जिद होगा, कल चर्च होगी, फिर मंदिर बने, कुछ भी बन सकता है। तो बीच में लड़ाई हो सकती है सोसाइटी के अंदर। तो ये डिसाइड किया गया था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो बहुत केसेस निकल के आने लगे। तो 1991 में एक्ट बनाया गया था कि भाई सुनो, जो 15 अगस्त 1947 में कोई भी साइट है, उसका जो भी स्टेटस है, अगर वो मंदिर है, मंदिर रहेगा, मस्जिद है, मस्जिद ही रहेगा। चाहे कोई भी चीज़ इसमें चल रही हो। हाँ, इसके अंदर क्या एक्सेप्शन दिया गया था, बाबरी मस्जिद वाला जो था, वही था सिर्फ। तो बात ये आती है कि भई अगर डिसाइड हो चुका है अकॉर्डिंग टू वर्शिप एक्ट 1991 में कि 1947 से पहले 1947 पर जो भी स्टेटस था, वही रहने वाला है। तो फिर आज ये सब चीज़ें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट क्यों उनको एक्सेप्ट कर रहा है? ओनली एक्सेप्शन वाज़ अयोध्या, बाबरी मस्जिद, जन्मभूमि डिस्प्यूट। लेकिन बाकी क्यों करे जा रहे हैं? तो इसमें ये चीज़ आती है। सो सेक्शन 3 बात करता है प्रोहिबिट कंजर्वेशन ऑफ रिलीजियस प्लेसेस, नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 4 की बात करें, रिलीजियस कैरेक्टर मस्ट रिमेन एज़ ऑन अगस्त 15, 1947। 15 अगस्त 1947 को जो भी इसका स्टेटस था, वही रहना चाहिए। फिर आता है नमस्ते स्कीम, इन बरेली लॉन्च की गई है नमस्ते स्कीम। नमस्ते स्कीम फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम प्रोग्राम। ये चीज़ है। नाम से क्लियर हो रहा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजर्स होते हैं, मैनुअल स्कैवेंजर का मतलब क्या होता है, जो ह्यूमन लाइक एक्सक्रीटा होता है, उसको हाथ से, या फिर जो ड्राई लैट्रिन्स होती हैं, उनको बिना गियर पहने हाथ से मैनुअली उनको साफ करते हैं। उनको बोलते हैं मैनुअल स्कैवेंजर्स। उनको खत्म करने के लिए, बिकॉज़ ये गलत है। एक तो डिग्निटी के लिए भी खराब है, किसी ह्यूमन को हम ऐसे कैसे दिखा सकते हैं कि भई आप ये काम कर रहे हो। दूसरा उनके हेल्थ के लिए भी खराब है। तो उनको खत्म करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने बहुत स्कीम चलाई है, 2013 में एक्ट भी आया था। लेकिन अभी क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव चलाया है, नमस्ते स्कीम। इसमें वाली बात की गई है कि एम टू एलिमिनेट मैनुअल स्कैवेंजिंग एंड प्रमोट डिजिटिफिकेशन, प्रमोट डिग्निफाइड लाइवलीहुड। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, लॉन्च की 2023-24 में, और इसको लगभग 350 करोड़ इसको बजट में अलॉट किए गए थे। सो डिग्निफाइड लाइवलीहुड क्यों है? क्योंकि सोच कर देखो, ऐसा कोई भी काम करेगा, उसकी खुद की डिग्निटी तो ज़्यादा बचेगी ही नहीं। तो हम किसी को ऐसे कैसे दिखा सकते हैं? अगर अल्टीमेटली चाहे मैं हूँ या आप हैं, कोई और पर्सन है, हम लोग सब इक्वल हैं। ठीक है? सो वी हैव द सेम राइट।
सो की कंपोनेंट ऑफ असेस स्कीम क्या है कि वर्कर प्रोफाइलिंग। तो पहले प्रोफाइलिंग की जाएगी, कौन लोग इसमें एंगेज्ड हैं। सो साइंटिस्ट ने वर्कर एम्प्लॉयड बाय अर्बन लोकल बॉडीज प्रोफाइल फॉर टारगेट इंटरवेंशंस। देखेंगे ना कितने लोग इसमें काम कर रहे हैं। रियलिटी पे देखा जाए तो इंडियन बोर्ड गवर्नमेंट बोलती है कोई भी नहीं कर रहा है, बट इन रियलिटी कागजों में कोई नहीं कर रहा है, बट रियलिटी में तो है, तो उनको प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। सेफ्टी एंड हेल्थ के बारे में बात की जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, पीपीई किट दी जाएंगी, हेल्थ इंश्योरेंस अंडर आयुष्मान भारत जो स्कीम है कि भाई आपको कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो इंश्योरेंस दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी, पीपीटी किट दी जाएगी कि आप उसको गियर पहन के काम करो। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की जाएगी। अब सोच के देखो ये काम कोई करना तो चाहता नहीं है, लेकिन कोई जो मौका ऑप्शन भी नहीं है ना, तो पढ़े लिखे होते हैं ये लोग। और गवर्नमेंट तो ठीक है, जो स्कीम चला उनको पता ही नहीं चल पाता है। एट द सेम टाइम सोसाइटी भी नहीं चाहती है कि ये लोग किसी और काम में जाए। लाइक सोसाइटी को भी लगता है कि ये काम यही करें, लाइक हम लोग चेंज नहीं हो पाए माइंड सेट। तो यहाँ पर आता है कैपिटल सब्सिडी टू ट्रांसफर वर्कर इनटू सेमीप्रेन्योर विद सस्टेनेबल बिजनेस। तो वो जो उनके पास कुछ काम करने के लिए नहीं बचेगा तो क्या करेंगे बेचारे, वो यही काम करने के लिए आते हैं। तो अल्टीमेटली उनको अगर हम जॉब दे देंगे तो ये काम नहीं करेंगे, सिंपल सी वाली बात है। सो वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में बात की जाएगी। सो वेस्ट पिकर्स एंगेज इन सोल्ड वेस्ट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग 2024। तो यहाँ पर ये बात की जा रही है। अगर देखते हैं, इंडिया फर्स्ट जंगल सफारी विस्टा ड्रोन ट्रेन लॉन्च किया गया है। भारत का पहला जंगल सफारी विस्टा ड्रोन होगा। क्या है, लॉन्च बाय इंडियन रेलवेज एंड द यूपी गवर्नमेंट। तो भाई अब ट्रेन की बात चल रही है, ट्रेन तो यहाँ पर इंडियन रेलवेज ही काम करेगा, और हम यूपी के करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यूपी गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है। सो कनेक्ट कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी विद दुधवा टाइगर रिजर्व। मैंने बताया था कि इसको याद रखिए, भी वो दोबारा आएगा, तो ये दूसरा करंट अफेयर ये रहा। सो यहाँ पर क्या है कि जो दुधवा टाइगर रिजर्व है और जो कतरनी घाट जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कनेक्ट किया जाएगा, मैं दिखा देता हूँ फिर से। दुधवा ये रहा और कतरनी घाट ये रहा। तो उसको यहाँ से ऐसा कनेक्ट कर देंगे। तो सोच के देखो पूरा का पूरा ग्रीन पैच है। लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं तो उसको एनवायरनमेंट को देख सकते हैं, अवेयर हो सकते हैं, और कहने टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। सो इट इज अ पार्ट ऑफ वन डेस्टिनेशन थ्री फॉरेस्ट, ये स्कीम चलाई गई है। ये टूरिज्म इनिशिएटिव है, इसको भी याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आ सकता है कि वन डेस्टिनेशन थ्री फॉरेस्ट, ये क्या चीज है। तो ये क्या है, टूरिज्म इनिशिएटिव है। इसको क्या काम है, उसका बेनिफिट क्या होगा, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए ये चलाया जा रहा है। अब इसमें बात आती है वन डेस्टिनेशन थ्री फॉरेस्ट। मतलब क्या है कि आप एक जगह जाओ यहाँ पर, और यहाँ आपको तीन जगह देखने को मिलेंगे। अब तीनों कौन कौन से, मतलब तीन फॉरेस्ट कौन कौन से, तीनों जरूरी है याद करने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, दुधवा है, फिर आता है कतरनी घाट और आता है किशनपुर। तो इन तीनों कनेक्ट किया जाने की बात चल रही है। लॉजिक भी यही लग रहा है, कैसे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। सो अगेन यहाँ पर आता है कतरनी घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाला बात करें, 1975 में जोन की टाइगर रिजर्व 2008 में है। तो इट इज होम, इट इज एंडेजर्ड स्पीसीज लाइक द घड़ियाल, राइनोसोरस एंड गैंग डॉल्फिन्स। सो डेसिडिस फॉरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर, जो भी चीज डेसिडिस फॉरेस्ट देखने को मिलेगी, ग्रासलैंड देखने को मिलती है, सम्स देखने को मिलते हैं, और वेटलैंड्स हैं। तो वो टाइगर्स के बारे में बात करें तो ये इंडो नेपाल बॉर्डर पर है। ये रिच बायोडाइवर्सिटी विद बंगाल टाइगर, इंडियन राइनोसोरस और सैम डियर्स, पार्ट ऑफ ट्राई आर्क लैंड्स के प्रोटेक्ट बंगाल टाइगर्स, ये चीज़ आती है। अब क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने डिसाइड किया था, एक स्कीम लॉन्च की थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इससे क्या बेनिफिट होगा कि भाई जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सब एक, कि अगर उनके किसी प्रोडक्ट में महारत हासिल है, हम उसको प्रमोट कर सकते हैं, ग्लोबलाइजेशन में उसको बाहर बेच सकते, सेल कर सकते हैं। इसको देखने के लिए लॉन्च की गई थी। अभी हुआ क्या है इसमें, देखो क्या है कि 12 न्यू प्रोडक्ट ऐड कर दिए गए हैं। ओडीओपी का मतलब क्या है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। अब टोटल कितना हो गया है, 74। तो ये याद रखना, 74 इज इंपॉर्टेंट, कि अब कितना है टोटल, अब टोटल 74 है। सो स्कीम लॉन्च जनवरी 24 को लॉन्च की, 2018 में, बहुत पुरानी बात है। लेकिन अब इसमें करंट अफेयर क्या है, इसमें अपडेट क्या है, इसमें अपडेट ये है कि जो 12 आपकी प्रोडक्ट को लॉन्च और ऐड कर दिया गया है। सो एम टू क्रिएट, जो इसका बेनिफिट क्या होगा, लोग जॉब जॉब करने के लिए आएंगे, बूस्ट एक्सपोर्ट, अब कुछ बना रहे हैं तो उसका एक्सपोर्ट करेंगे हम लोग, एंड डेवलप ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। और जो टारगेट है कि हमारे यूपी का कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बननी है स्टेट जीडीपी, तो उसको टारगेट में हेल्प करने में बेनिफिट करेगी। अब बात ये आती है कौन कौन से, देखिए मैं 12 तो याद करना नहीं बोलूंगा। आप क्या कर सकते हैं, मैजिक फॉलोइंग में आ सकता है, तो कुछ याद कर लीजिए। या अगर आपका इंटरव्यू है, आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो अपने हिसाब से देख लीजिए। मे भी इंटरव्यू पूछ सकते हैं आप कौन से स्टेट से हो, तो बोलेंगे सर मैं यूपी से हूँ। अच्छा कौन से डिस्ट्रिक्ट से हो, आपने बोला लेट से मैं गाजियाबाद से हूँ, तो पूछ सकते हैं भाई क्या ऐड किया गया है, तो मेटल एंड टेक्सटाइल है। तो यूपी की हम बात करें तो यहाँ पर बागपत ऐड किया गया है, बागपत के अंदर एग्रीकल्चर मशीनरी को ऐड किया गया है, सहारनपुर के अंदर हौजरी को ऐड किया गया है, और गाजियाबाद के अंदर मेटल एंड टेक्सटाइल को ऐड किया गया है। फिरोजाबाद की बात करें तो फूड प्रोसेसिंग के बारे में बात की, इटावा के अंदर चिकोरी के बारे में बात की गई है, और प्रतापगढ़ के अंदर फूड प्रोसेसिंग एंड बलिया के अंदर सत्तू को ऐड किया गया है।
अमरोहा की बात करें तो मेटल वुडन हैंडीक्राफ्ट को ऐड किया गया है। बरेली के अंदर बात करें वुड प्रोडक्ट और बिजनौर को ऐड करें तो ब्रशेस, तो अलग तरह के ब्रशेस वगैरह बनाए जाते हैं तो उसको इसको ऐड किया गया है। आगरा की बात करें तो पेठा इंडस्ट्री है एंड फुटवेयर है, और हमीरपुर की बात करें तो मेटल प्रोडक्ट है। तो ये कुछ ना कुछ आपको याद होना चाहिए। सारे याद तो कर सकते हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे हो तो कुछ याद कर लीजिए जिससे थोड़ा सा आइडिया लगे। आप कुछ भी याद कर सकते हैं, राइट। आप यूपी के रहने वाले हैं तो डिस्ट्रिक्ट आपके, मे बी एक तरीका बताता हूँ मैं। देखिए, अब आप रहते तो कहीं जगह ही है, राइट, लेकिन आप ऐसा प्लान कर सकते हैं कि लेट्स से कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। मैं मान के चलता हूँ कि जैसे मेरे जो पेरेंट्स हैं, अगर वो बिजनौर रहते हैं, तो ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं। तो बिजनौर में क्या कर सकते हैं कि भई हम सोच सकते हैं कि पेरेंट्स क्या है, ब्रशेज़। तो ऐसा कनेक्ट कर लो कि आपके पेरेंट्स सब मिल रहे हैं तो ब्रश लेकर आ रहे हैं। एकदम से ऐसे याद हो जाएगा, राइट से। अगर मान लीजिए आपका बचपन गाज़ियाबाद में बीता है, तो गाज़ियाबाद में बीतने के बाद आप इसको ऐड कर सकते हैं। मेटल एंड टेक्सटाइल्स हैं, कि यार मेटल का काम होता था, टेक्सटाइल का काम होता है, कुछ अपनी इमेज बना लीजिए। अगर मान लीजिए आपको आता है फिरोज़ाबाद, फिरोज़ाबाद में मान लीजिए आपने पढ़ाई करी है, तो आप बोल सकते हैं यहाँ फूड प्रोसेसिंग का काम होता था, लाइक खाना खाना खाने जाते होंगे, ये सब चीज़ों के लिए। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब याद करने, बट दिस इज़ अ टेक्निक। आप कुछ याद कर लीजिए, मैच विद द फॉलोइंग में आएगा, तो आप मैच कर पाएँगे। अगर चारों ऑप्शन में से आपको 2 भी आते हैं, फिर भी आप मैच करा पाएँगे। इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइटेनियम प्लांट इन लखनऊ। तो टाइटेनियम प्लांट इंडिया का लार्जेस्ट टाइटेनियम प्लांट जो है लखनऊ में बनाया जा रहा है। सो डिफेंस मिनिस्टर एंड यूपी सीएम इनॉग्रेट टाइटेनियम एंड सुपर अलॉय मटेरियल प्लांट। तो ये यहाँ पर क्या ऑपरेटेड बाय द एरो अलॉय टेक्नोलॉजीज, पीटीसी इंडस्ट्रियल सब्सिडीज है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सिंगल साइट टाइटेनियम मेल्टिंग फैसिलिटी। ये दुनिया का सिंगल साइट पर मेल्टिंग फैसिलिटी होने वाला है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपका, ये लखनऊ, इसको याद कर लीजिए। टाइटेनियम प्लांट के बारे में बात करें तो 50 एकड़ में बनाया जाएगा इसको। 6000 टन एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी होगी, 6000 टन की बात करें, और 300 करोड़ रुपए इसमें यूपी डिफेंस जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है, उसमें दिए जाएँगे। गोमती रिवर कंसर्न के बारे में बात की गई है। एक्चुअली हुआ क्या है, अभी छोटा-सा अपडेट क्या है कि एनवायरमेंटल एक्सपर्ट अलार्म बाय द प्लम्बिंग ऑक्सीजन लेवल। मतलब ये देखा गया है कि गोमती रिवर ऐसे फ्लो करती है, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल होना चाहिए, उससे बहुत कम है। तो कम ऑक्सीजन लेवल, ठीक है? तो उसके लिए आता है तो हाई फेकल कोलिफॉर्म काउंट एंड अनट्रीटेड सीवेज। तो ये चीज़ आती है कि जो सीवेज जो होती है उसको बिना ट्रीट करे ही पानी में डाल दिया जाता है, तो ऑक्सीजन कम हो गई है। सो 960 किलोमीटर गंगा ट्रिब्यूटरी फेसेस इंक्रीज अर्बनाइजेशन थ्रेट। और यहाँ पर क्या है कि 960 किलोमीटर लंबी है ये ट्रिब्यूटरी, गंगा की ट्रिब्यूटरी है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है गोमती, ये पीलीभीत हिस्सा होती है। तो ये सब चीज़ों को याद कर लीजिए कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कहाँ से कितनी डिस्टेंस कितनी, लगभग 1000 किलोमीटर की है ये। और यहाँ पर अर्बनाइजेशन की तरह से हो रहा है तो दिक्कत आ रही है। यहाँ पर वो चीज़ आती है, मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हैं, तो और यहाँ पर क्या होता है, सीवेज ट्रीटमेंट गैप है। सीवेज ट्रीटमेंट गैप का मतलब ये है कि जो सीवेज से प्रोडक्ट निकलता है, उसको ट्रीटमेंट नहीं किया जा रहा है, तो गैप क्रिएट हो रहा है, ठीक है? मतलब ट्रीटमेंट करने से और छोड़ने से गैप है, ठीक है? फिर आता है सीआईएल एंड आरवीयूएनएल के बीच में एक एमओयू साइन की गई है। क्या हुआ है, कोल इंडिया, मतलब सीआईएल का मतलब होता है कोल इंडिया लिमिटेड, और यूपीआरवीयूएनएल का मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम। इन्होंने एमओयू साइन करी है। क्यों साइन करी है? ये बोल रहे हैं कि 500 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट हम लोग लगाने वाले हैं यूपी में। अभी क्यों लगाने वाले हैं? तो सीएल की स्ट्रेटजी क्या है? ग्रीन एनर्जी सेक्टर, क्योंकि हमें नेट ज़ीरो तरफ जाना ही है, एनवायरनमेंट चैलेंजेस हैं, तो इसके लिए। तो दोनों में पूछा जा सकता है कौन-कौन से काम कर रही है सीएल एंड यूपीवीयूएनएल। बेनिफिट क्या होगा सोलर एनर्जी का? तो एनवायरमेंटल बेनिफिट है भाई, सबसे पहली बात है रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन द फॉसिल फ्यूल। जो हमें कोयला, पेट्रोलियम मंगाने पड़ते हैं, उसका नहीं होगा। कार्बन एमिशन हमारे कम होंगे और इंप्रूव एयर क्वालिटी होगी, क्योंकि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करेंगे तो हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगी। एनर्जी सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे, प्रमोट एनर्जी एक्सेस एंड सिक्योरिटी, सबसे पहले स्पेशली इन द रिमोट एरियाज। तो सोलर पावर के लिए हम कनेक्टिविटी ग्रिड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्केलेबिलिटी के बारे में बात करें तो टेक्नोलॉजीज आर स्केलेबल फ्रॉम रूफटॉप इंस्टॉलेशन टू लार्ज सोलर फार्म। तो इसको काफ़ी इम्प्रूव करने का ऑप्शन है, लाइक आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो सोच कर देखो, अगर हर एक आदमी ने घर पे सोलर प्लांट लगा लेता है, कितना बेनिफिट होगा। और एट द सेम टाइम अगर आपको बड़ा सोलर फार्म बनाना है, वहाँ बना सकते हो, तो कोई लिमिटेशन नहीं है। 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर इन नोएडा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया का पहला, भारत का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर जो है इनॉग्रेट किया गया है, कहाँ पर? नोएडा, ठीक है? मोर एडवांस देन एक्जिस्टिंग 7 नैनोमीटर एंड 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी। तो देखो, ने अब बोलेंगे छोटा, जितना छोटा चिप होगा उतना अच्छा काम करेगा, उसमें ज़्यादा कैलकुलेशन हो सकती है, फास्ट काम करेगा, बैटरी कम लेगा। सो एस्टेब्लिश्ड बाय द रेनिसिस इलेक्ट्रॉनिक इंडिया। सिग्निफिकेंस क्या है देखो 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी का,
एक तो क्या छोटा हो गया, तो इनेबल फास्टर कंप्यूटर विद जनरेट एफिशिएंसी, ग्रेटर एफिशिएंसी, जल्दी काम करता है, एनर्जी कम लेता है, लो एनर्जी कंजप्शन देन प्रीवियस जनरेशन। फिर पार्ट ऑफ इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन एंड पीएलआई स्कीम। तो ये चीज़ होती है इंडिया का सेमीकंडक्टर, मैंने पहले बात की थी, सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव उसके अंदर काम करेगा, इनहेंस इंडिया सेमीकंडक्टर कैपेबिलिटी इन वर्ल्ड स्टेज। तो आई थिंक मुझे ठीक से याद नहीं है, ये आई थिंक सिर्फ 1.5% ही आज के टाइम में जो हम लोग खुद मतलब पूरे उसमें सेमीकंडक्टर में रोल कितना है, और 30% जो है मोनोपोली चाइना की, ये तो मुझे याद है। 30% जो है चाइना, तो उसका तो है, लेकिन इंडिया बहुत पीछे है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है, कोरोना के टाइम में देखने को मिला था कि ये सब आना बंद हो गए थे। लॉकडाउन वगैरह लग गया था तो पूरी प्रॉब्लम आ गई थी, हर चीज़ रेट बढ़ गए थे। सो न्यू यूपीएससी चेयरमैन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन अपॉइंट किया गया, इनका नाम क्या है? डॉक्टर अजय कुमार जी। ये अभी हुए हैं, इसलिए आपको याद होने की ज़रूरत है। तो यूपीएससी क्या है? इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक ये होता है, एंड ये पार्ट नंबर किसमें आता है? 14 में आता है। मेंबर सपोर्ट होता है प्रेसिडेंट, तो 6 टर्म, तो ये हो सकता है कितने साल का टेन्योर होता है इनका? 6 ईयर। और कब तक? 6 साल या फिर 65 ईयर, याद रखना इनकी टेन्योर रहेगा। अपॉइंटमेंट वगैरह ये सब चेक कर लीजिए, पॉलिटी का पार्ट है, लक्ष्मण से पढ़ लीजिएगा। ऑपरेशन ये सब मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज़ इट्स पार्ट ऑफ द करंट अफेयर। नेक्स्ट करंट अफेयर क्या है कि ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन इन लखनऊ। जो ब्रह्मोस मिसाइल का प्रोडक्शन सेंटर बनाया जा रहा है, कहाँ पर? लखनऊ में। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपको ये सब पता होना चाहिए। कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये शुड नो कि इट इज़ इन लखनऊ। सो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने इनॉग्रेट किया था प्रोडक्शन यूनिट इन लखनऊ। 300 करोड़ रुपए की फैसिलिटी होगी। यूपी डिफेंस मिनिस्टर कॉरिडोर में डिफेंस मिनिस्टर कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अभी हम बात करें ब्रह्मोस की, तो ब्रह्मोस क्या है? इट्स द वर्ल्ड फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल। दुनिया की सबसे फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है। ठीक है? अब आता है कि 2.8 जो मैक है, 2.8 मैक का मतलब क्या है? देखिए 1 मैक का मतलब होता है साउंड स्पीड, स्पीड ऑफ साउंड। और अगर मैं 2 मैक की बात करूँ तो 2 टाइम्स हो जाएगी। 2.8 की बात करूँ तो हम लोग 2.8 टाइम्स ऑफ द साउंड ऑफ स्पीड, मतलब लगभग 3 गुनी तेज़ चलेगी। साउंड की स्पीड से भी 3 गुना तेज़ चलती है। सो इट इज़ वेरी फास्ट। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें, सो इसकी जो रेंज है कितनी है? 290 किलोमीटर की रेंज है अभी, उसको बढ़ाए जाने की बात चल रही है। ठीक है? 2 स्टेज पॉपुलेशन होता है विद सॉलिड प्रोपेलेंट एंड लिक्विड रैमजेट। तो 2 तरह के इसमें इंजन काम करते हैं। पहला क्या हम सॉलिड प्रोपेलेंट से काम करता है, फिर लिक्विड रैमजेट का काम करता है। ऑपरेशन कैपेबिलिटी के बारे में बात करें, मल्टी प्लेटफॉर्म मिसाइल डेवलपमेंट फ्रॉम द लैंड, एयर एंड सी। तो मतलब इसमें सिंपल है कि आप कहीं से भी उसको लॉन्च कर सकते हैं, आप ज़मीन से कर सकते हैं, हवा से कर सकते हैं, पानी से कर सकते हैं। और ये काम कैसे करती है? फायर एंड फॉरगेट। एक बार फायर कर दो भूल जाओ, वो अपने टारगेट लॉक कर लेगी, उसे जाकर मार कर जाएगी। आएगी नहीं, मतलब वो मार देगी उसको। प्रोडक्शन प्लान के बारे में बात करें, इनिशियली असेंबली फॉलोड बाय द फुल मैन्युफैक्चरिंग 10 से 15 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल पर ईयर। तो उसकी बात चल रही है 10 से 15, 10 से लेके 150 से लेके 150 मिसाइल बनाई जाएँगी। ठीक है? और उसका क्या है कि न्यू वर्ज़न इम्प्रूवमेंट की और बात की जा रही है ब्रह्मोस मिसाइल की। तो ये 3000 किलो से लेके 1300 किलोमीटर की रेंज की आ रहा है, और एक्सटेंड करने की कोशिश कर रही है, 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा ही कर लें, क्योंकि वेट कम हो जाएगा तो ज़्यादा स्पीड, ज़्यादा डिस्टेंस तक कवर कर सकते हैं। फिर आता है यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं। तो हुआ क्या है कि चीफ मिनिस्टर जो हमारे योगी जी हैं, लॉन्च प्रोग्राम इन द प्रेजेंस ऑफ वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट। तो वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट के सामने इनॉग्रेट किया गया है। यूपी एग्री का टारगेट क्या है? 28 डिस्ट्रिक्ट में होगा, मतलब पूरे यूपी में नहीं है, 28 डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर? पूर्वांचल में, ईस्टर्न पार्ट में और बुंदेलखंड रीजन में। जो मतलब आप बोल सकते हैं एक तरीके से बैकवर्ड जो एरियाज हैं, वहाँ पर लॉन्च किया जा रहा है। काम क्या है? 4 लगभग 3,900 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट विद वर्ल्ड बैंक लोन कंपोनेंट। तो वर्ल्ड बैंक भी लोन दे रही है, आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है 2000 के आसपास, करीब 100 करोड़ के आसपास ये वर्ल्ड बैंक लोन दे रही है, बाकी यूपी गवर्नमेंट लगा रही है। ये काम है। काम क्या है? एम टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। किसका काम ये है कि जो लोग एग्रीकल्चर में हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कराना। ठीक है? इतने करोड़ वर्ल्ड बैंक दे रहा है, मैंने बताया था लगभग। हाँ, तो 2700 करोड़ इतना दे रहा है, और बाकी जो है वो यूपी गवर्नमेंट खर्च करेगी। इंटरेस्ट रेट बहुत ही कम होता है, वर्ल्ड बैंक आप लोग जानते हैं कि 100% का इंटरेस्ट है। इसका बेनिफिट क्या होगा? 10 लाख फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगा, जिसमें 30% वुमेन्स होने वाली हैं। ठीक है? लिंक 10,000 वुमेन्स प्रोड्यूसर ग्रो। एआई प्रज्ञा का प्रोग्राम क्या है? नाम से क्लियर है, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो यूपी एज ए एआई लीडर, तो ये टारगेट करा जा रहा है कि यूपी के अंदर हम उसको एआई को इंप्रूव करना चाहते हैं। ये लगभग 10 लाख यूथ को कटिंग एज टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की कोशिश करेगा। प्रमोट एआई स्टार्टअप्स एंड एम्प्लॉयमेंट करेगा, कोलैबोरेशन विद मल्टीपल डिपार्टमेंट्स। ठीक है? फिर नेक्स्ट करंट अफेयर आता है कि मेरठ टॉप्स इन जीएसटी कलेक्शन। जो स्टेट का जीएसटी होता है, उसमें मेरठ ने टॉप कर दिया है। कितने करे गए हैं? तो 211.87 करोड़, मतलब आप मान सकते हैं 212 करोड़ लगभग
जीएसटी कलेक्ट किया गया था। टारगेट जो था 287 का टारगेट था, जो कि बहुत ज़्यादा है। मतलब टारगेट मीट नहीं किया, बट टारगेट तो अलग चीज़ है। बट इसमें क्या करा गया, एक्साइज डिपार्टमेंट ने जो 103 करोड़ रुपए तो लिक्विड सेल से ही कराया। तो आप सोच सकते हैं, इसलिए लिक्विड पॉलिसी स्टेट में काम करती है। हिम्मत चाहिए एक अपने स्टेट में लिक्विड को कम करने के लिए, बिकॉज़ लगभग 40% तो लिक्विड से आता है। जीएसटी कस्टमर में बात करें, फर्स्ट क्या रहा है, मेरठ ज़ोन रहा है, टॉप परफॉर्मर इन द स्टेट जीएसटी कलेक्शन। सेकंड क्या है, लखनऊ कॉर्पोरेट सर्कल रहा है, और थर्ड क्या है, गौतम बुद्ध नगर रहा है। ठीक है? ये लखनऊ भी याद कर लीजिए, मेरे पास लखनऊ एंड देन गौतम बुद्ध नगर। फिर आता है वीर तीर्थ पार्क, नाम से क्लियर है, वीर का मतलब क्या है, वीर का जोड़ा जाता है फ्रीडम फाइटर्स से। तो हमारे ये फ्रीडम फाइटर्स हैं, तिलक जी हैं, लाल बहादुर लक्ष्मीबाई जी, तात्या टोपे, नाना साहब, ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देख लीजिएगा। पार्क ऑनरिंग फ्रीडम स्ट्रगल हीरोज प्लान इन नोएडा। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर कि ये पूछा जाएगा कहाँ पर होगा, तो ये नोएडा में ही आपका नोट किया जा रहा है। सो लोकेटेड इन नालगढ़ विलेज नियर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, और 22 एकड़ प्रोजेक्ट होने वाला है, और 42 करोड़ रुपए इसको दिए गए हैं। सो 22 तो 22 करोड़ प्रोजेक्ट होने वाला है, और 42 करोड़ रुपए इसको बजट में लोकेट किया गया है। क्या काम करेगा, म्यूजियम विद स्टोन स्टेच्यूज ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स। तो म्यूजियम बनाया जाएगा, यहाँ पर पत्थर की मूर्ति बनाई जाएगी, स्टेच्यू बनाए जाएंगे फ्रीडम फाइटर्स की। हिस्टोरिकल टैंक्स एंड फाइटर जेट डिस्प्ले होंगे, जो टैंक्स बन रखे जाएंगे, फाइटर जेट प्लेन वहाँ रखे जाएंगे। लेजर शोज प्रमोट करेगा पैट्रियोटिज्म को। ओपन एयर थिएटर भी बनाया जाएगा, इससे कल्चर प्रोग्राम को हम लोग देख सक पाते हैं। जो नालगढ़ विलेज है, उसको वाज अ रिफ्यूजी फॉर द भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु। तो ये नालगढ़ जो विलेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ पर क्या थे कि भगत सिंह जी, राजगुरु जी, सुखदेव जी अपने कुछ टाइम उन्होंने यहाँ बिताया। सुभाष चंद्र बोस जी ने एंड कर्नल कर्नल सिंह स्टेड हेयर, ये भी यहाँ पर रहे थे। फ्रीडम फाइटर प्रिपेयर्ड स्ट्रेटजीज अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो जो फ्रीडम फाइटर्स थे, वो यहाँ पर आके बहुत स्ट्रेटजी बनाई थी अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू भी है। पिपरवा रिलीक्स ऑक्शन कंट्रोवर्सी हुआ क्या है, गवर्नमेंट ने अपोज किया। देखिए क्या है, सोते हांगकांग ऑक्शन चल रहा, मतलब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर हांगकांग में ऑक्शन की बात की जा रही थी कि क्या ऑक्शन करेंगे, जो पिपरवा रिलीक्स हैं उसकी ऑक्शन की बात करेंगे। अब इंडिया ये बोलता है कि भाई ये पिपरवा तो हमारे रिलीक्स हैं, तो आप कैसे इसको ऑक्शन कर सकते हो। सो पिपरवा की स्तूपा की बात करें, 1998 में इसको देखा गया था, डिस्कवर किया गया था। बिलीव टू बी ना एंशिएंट कपिल वस्तु, और ये माना जाता है कि पिपरवा नहीं है एक्चुअली, इसको कपिल वस्तु का नाम सुना होगा आपने, मेडिवल टाइम पीरियड में, एंशिएंट टाइम पीरियड के, तो वही चीज़ है। सो रिलीक इंक्लूड बोन फ्रेगमेंट्स, हड्डियाँ हैं, क्रिस्टल कैस्केट्स हैं, एंड गोल्ड ऑर्नामेंट्स हैं। बुद्धा रिलिक्स और ये वाली बात करते हैं, तो बुद्धा रिलिक्स ऑन यूएन वेसक डे, विसक डे, विसक या विसाख डे, जो भी है आप इसको देख लीजिए, मैं सब प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ। सो सेकंड बुद्धा रिलिक्स फ्रॉम सारनाथ टू बी डिस्प्लेड एट यूनाइटेड नेशंस विसक डे इन वियतनाम। तो यूनाइटेड नेशंस का जो विसक डे है वो वियतनाम में मनाया जा रहा है, बताऊंगा क्या होता क्या है। तो जो सारनाथ की सेकंड बुद्धा के रिलिक्स है, उनको दिखाया जाएगा। सो इवेंट ऑर्गेनाइज विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कन्फेडरेशन। थीम क्या रहने वाली है, बुद्धिस्ट अप्रोच टू यूनिटी एंड इंक्लूजन ऑफ द ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है? तो यूनिटी एंड डिग्निटी। हाँ, तो ऐसे याद कर सकते हैं। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि मैं 2-3 चीज़ों को ऐसा बता देता हूँ, सो दैट कि आपके माइंड में चला जाए। एग्ज़ाम में देखोगे एमसीक्यूज़ में, तो टिक करके जाओगे। अब आता है कि भई ये वेसक डे होता क्या है? देखिए, ये बनाया जाता है सेलिब्रेटिंग बुद्धिस्ट लाइफ। तो बुद्धा के जो लाइफ के इवेंट्स हैं, उनको दिखाता है। सो ग्लोबल सिग्निफिकेंस है इसका। सो रिकॉग्नाइज़ है ना इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेंस 1999 से। सेलिब्रेटिंग बुद्धाज़ बर्थ, तो उनका जन्म कब हुआ? एनलाइटमेंट और पासिंग। सो इन 2000, तो बुद्धा के जो इवेंट है ना, 5 इवेंट हुए हैं, आपको जानकारी होगी। जन्म लेना, फिर वो घर से चले जाते हैं, फिर उनको एनलाइटमेंट मिलती है, फिर वो अपना पहला सेरेमनी करते हैं, और 5वां क्या है, उनको जब निर्वाणा मिलता है। तो ये चीज़ आती है। सो इन 2005 वियतनाम होस्ट द ग्लोबल सेलिब्रेशन विद द सेकंड रिलीज फ्रॉम द सारनाथ यूपी फेस्टिवल प्रोमिनेंटली। सो इसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होंगी इसकी? डेकोर राइटिंग टेम्पल्स विद द लैंटर्न एंड फ्लावर्स, तो देखने को मिलेगा। ऑफरिंग प्रेयर्स एंड अलार्म टू द मॉन्क्स। रिलीज बर्ड्स एंड एनिमल्स सिंबलाइजिंग कंपैशन। तो एनिमल्स को, बर्ड्स को जो बंद कर रखे हैं, उनको छोड़ा जाएगा। एक्चुअली ये काम तो हमें से होना चाहिए। आई हैव नो आइडिया कि लाइक लोग, खैर वो अलग चीज़ है, मैं क्यों बताऊँ इसमें। आप लोग जानते ही हैं। कम्युनिटी में मील्स प्रमोशन, यूनिटी एंड इंक्लूजन। सो ये आती है। तो आई होप कि दिस इज़ द करंट अफेयर, कुछ सीखने को मिला होगा फॉर यूपी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए ऐसे वीडियो के लिए, और भी मतलब ऐसे वीडियो लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो जो भी आपका एग्ज़ाम है, इतना कर लो, बहुत है मेरे हिसाब से, तो देखते हैं। ठीक है? सो थैंक यू फॉर योर टाइम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।